हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपेक्स स्टडी इंग्लिश ट्रिक ज्ञान। दोस्तों, आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस एंड इडियम्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज करीबन 50 इडियम्स, इम्पॉर्टेंट इडियम्स मैं डिस्कस करूँगा विद मीनिंग एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा आप एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप 50 इडियम्स को बैठे बैठे एक बार में सीख सकें। और इससे पहले फ्रेजेस और इडियम होते क्या हैं, हम चूँकि यहाँ पे मैंने फ्रेजेस एज इडियम लिखा हुआ है तो इनका समझ लेते हैं। फ्रेज, जैसा कि आप जानते हैं, कोई वाक्य होता है और उसका एक पार्ट होता है जिसको हम वाक्यांश कहते हैं। ठीक है, तो वो आपका फ्रेज हो जाता है, वाक्यांश। फ्रेज मीन्स वाक्यांश। और इडियम क्या होता है? इडियम होता है एक ऐसा वर्ड या वर्ड्स का ग्रुप जो अनदर मीनिंग रखता है, उसको हम इडियम कहते हैं। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं 9 2 11 हो जाना, तो इसमें 9 2 11 ऐसा तो नहीं है कि 9 और 2 को मिला के 11 बताया जा रहा, जी नहीं। तो इसका एक लिटरल मीनिंग होता है। लिटरल मीनिंग मतलब कुछ अलग मीनिंग निकलता है कि 9 2 11 मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, तो ऐसे ही शब्द जिनका दूसरा कोई मीनिंग निकलता हो उसको हम मुहावरा या अंग्रेजी में इडियम कहते हैं। और फ्रेज कहते हैं वाक्यांश को। वाक्यांश जो कि अपने आप में एक कंप्लीट पार्ट होता है, एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। भले वो एक वर्ड ही क्यों ना हो, या 2 वर्ड हो या 3 वर्ड हो, वो अपने आप में कंप्लीट होता है। और फ्रेज जो होता है वो तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक उसको, इडियम तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम उसको किसी वाक्य में नहीं बिठा देते, तभी उसका सही सार्थक अर्थ निकल पाता है। ठीक है, तो आइए इससे पहले कि वीडियो हम शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बता दें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो हमने इडियम लिया, कुछ आपको नए मिलेंगे, ऐसे 50 अब मैं लेने वाला हूँ, जैसी बात है, तो सबके सब नए नए होंगे। तो कुछ नए होंगे, कुछ पुराने होंगे। ठीक है, तो हर तरह के स्टूडेंट्स वीडियोस देखते हैं, नए पुराने, किसी के लिए सारा नया होगा, किसी के लिए सारा पुराना होगा, तो हमें सबके हिसाब से वीडियो बनाना पड़ता है। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं। पहला जो हमने इडियम लिया है वो आप देख सकते हैं, एट क्रॉस पर्पसेस। क्रॉस पर्पसेस, क्रॉस का मतलब आप जानते हैं, ये ऐसा हो जाता है, ये क्रॉस हो जाता है। और पर्पस का मतलब आप जानते हैं, उद्देश्य से। तो इसका अर्थ होता है जब दो लोग अलग अलग उद्देश्य से बातें करते हैं, यानी जब दो लोग दो तरह की बातें करते हैं। उद्देश्य का मतलब यहाँ पे है कि दो लोग दो तरह की बातें करते हैं। अगर हम इसको वन वर्ड में समझने की कोशिश करें तो क्रॉस पर्पसेस का मतलब हो जाएगा मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग। जैसे आप किसी चीज़ की बात कर रहे हो और दूसरा किसी और चीज़ की बात कर रहा है। ठीक है, अक्सर आपने फिल्मों में ऐसा सीन देखा होगा। जैसे एक फिल्म आई थी शान, बहुत पुरानी फिल्म है, अमिताभ और शशि कपूर की। उसमें एक होटल में अमिताभ और शशि कपूर दोनों बैठे होते हैं, और एक हीरोइन जो है गाड़ी से उतरती है, तो अमिताभ की नज़र होती है गाड़ी पे और शशि कपूर की नज़र होती है हीरोइन पे। शशि कपूर हीरोइन को देखकर बात कर रहा होता है और अमिताभ गाड़ी को देख के बात कर रहा होता है कि गाड़ी का मॉडल खूबसूरत है, गाड़ी का स्टाइल अच्छा है, गाड़ी का कलर अच्छा है। और शशि कपूर हीरोइन के कलर, उसके हाइट, उसके स्टाइल की बात कर रहा होता है। तो जब दोनों बातें मिक्स हो जाती हैं तो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है। बाद में ये लोग समझ जाते हैं कि कौन किसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह की जो बातें होती हैं इसी को कहते हैं एट क्रॉस पर्पसेस। क्लियर है? तो क्रॉस पर्पसेस का मतलब होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, एक कोई और बात कर रहा है, दूसरा कोई और बात कर रहा है। क्लियर है? अक्सर ऐसा हो जाता है, तो इसको हम क्रॉस पर्पसेस कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो, और अगर नहीं आया होगा तो कमेंट में आप ज़रूर बता दें, मैं आपको अच्छे से मीनिंग के साथ समझा दूंगा। ओके, नेक्स्ट है अप द एंटे। अप द एंटे, एंटे जो वर्ड है, इसका जो सेंस होता है वो पत्ते जो खेलते हैं ना, वो कार्ड्स खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, उसमें यूज किया जाता है ये वर्ड एंटे, पत्ते के लिए। तो अप द एंटे का मतलब होता है कि अब आप कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाले हो,
ठीक है। इसका अगर लिखे मीनिंग तो आ जाएगा टू इंक्रीज द वैल्यू, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द स्टेक, यानी कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाले हो। अप द एंटे, अप मतलब ऊपर हो गया, पत्ते आपने सारे लगा दिए, ठीक है, तो पत्ते लगा दिए और आपने एक ऐसी बोली लगा दी जो बहुत ज़्यादा कीमती है आपके लिए। तो अप द एंटे का मतलब होता है कि आपने अपने जो रिस्क है उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया है, ठीक है। अगर आप हार गए तो आपका सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ लूट जाएगा, आप बर्बाद हो जाओगे। तो अप द एंटे हो गया कि इंक्रीज द वैल्यू ऑफ स्टेक और रिस्क, ठीक है। तो एंटे का यूज़ हम लोग कार्ड्स में, पत्ते में करते हैं, क्लियर है। अब मतलब ऊपर, यानी आप सब कुछ ऊपर लगा देते हो, दाव पे लगा देते हो। तो आप इसको दाव पे लगाना भी कह सकते हैं, अगर एक शब्द में कहें तो सिंपल अर्थों में दाव पर लगा देना। नेक्स्ट है अप इन आर्म्स। आर्म्स का मतलब आप जानते हैं, एक तो बाँ होता है, एक हथियार होता है। तो अप इन आर्म्स, और अप मतलब होता है ऊपर। तो आदमी हथियार कब ऊपर करता है बताओ? जब उसको बहुत गुस्सा आता हो, जब आपने उसको बहुत एंग्री कर दिया हो, ठीक है, और या फिर जब वो किसी चीज़ का विरोध करने निकल पड़ा हो। तो इसका क्या मीनिंग हो जाता है? टू बिकम एंग्री, गुस्सा हो जाना, टू बिकम एंग्री, ठीक है। या टू प्रोटेस्ट, यानी विरोध करना, स्ट्रांगली, किसी चीज़ का आप बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हो और कोई सुन नहीं रहा है, तो आप क्या करते हो? अपने हथियार ऊपर उठा लेते हो, ठीक है, तलवारें उड़ जाती हैं, गन्स निकल आते हैं। तो अप इन आर्म्स मतलब हथियार उठा लेना, यानी कि आप किसी बात के लिए बहुत एंग्री हो। जब भी आप एंग्री होते हो तभी आप हथियार उठाते हो, या आप किसी चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हो, विरोध कर रहे हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर गवर्नमेंट आपकी नहीं सुन रही है, तो आप क्या करते हो? हथियार उठा लेते हो। अक्सर जो नक्सलवाद होता है इसी से उत्पन्न होता है। चलिए, तो ये हो गया अप इन आर्म्स, यानी बहुत गुस्सा होना, या किसी को गुस्सा दिला देना, या किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा विरोध करना। तो मैं जो यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ इडियम्स को समझाने की, जो वर्ड आ रहे हैं, ना कोई इमेज बना रहा हूँ ना कोई पिक्चर, ऐसा कुछ, जो वर्ड्स आ रहे हैं उसी से मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इमेजेस तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप भूल जाते हो। अगर कोई यहाँ पे मैं इमेज लगा देता अच्छा सा, तो आप वो भूल जाते हो। भूलने की एक रीज़न है कि देखिए, आप इमेज वाला भी वीडियो भूल जाते हो, या इमेज से अगर मैं कोई वर्ड सिखाता हूँ तो वो भी आपको याद नहीं रहता। अगर मैं निमोनिक ट्री का यूज़ करता हूँ तो वो भी याद नहीं रहता। वजह क्या है? उसकी दो वजह है। पहला, आप ये वर्ड्स नोट नहीं करते, ठीक है, और दूसरा कि वीडियो को दोबारा नहीं देखते हैं, क्योंकि आपका रिवीजन नहीं हो पाता है, इसीलिए आपको याद नहीं होता। हम तो बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं और उसमें इमेजेस लगाते हैं, निमोनिक ट्रिक बनाते हैं, कुछ अच्छा से बनाते हैं, पर स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता। वजह क्या है? कि वो रिवीजन नहीं करता। तो रिवीजन करने के लिए या तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए दोबारा देखने के लिए, या फिर अब इसको नोट कर लीजिए और ट्रिक याद रख लीजिए। और नहीं तो ये अभी 50 के 50 10 मिनट में आप देख लोगे, या 1 घंटे में, बाद में भूल जाओगे। बिना रिवीजन के आपको याद नहीं रहेगा। तो मैं कोई इमेज नहीं बना रहा हूँ, बस जो वर्ड आ रहे हैं उसी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट है अवॉइड लाइक द प्लेग। अवॉइड का मतलब आप जानते हो, बचना, किसी चीज़ से स्केप करना। और प्लेग मतलब एक बीमारी है जो सूरत में भी फैला था और इंग्लैंड में भी फैला था। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसने पूरे गांव के गांव को, शहर के शहर को बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो आज अगर कोई कहे कि भाई उस शहर में प्लेग है, क्या तुम जाओगे? तो आप क्या करोगे? अवॉइड करोगे, नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहाँ प्लेग फैला हुआ है। तो प्लेग की तरह अवॉइड करना, यानी जैसे हम प्लेग से बचते हैं। अभी कोरोना है, तो अगर किसी जगह कोरोना की ज़्यादा संख्या है मरीजों की, तो आप क्या वहाँ जाओगे? जी नहीं, आप बचोगे। तो अवॉइड लाइक कोरोना आप कर सकते हो, ठीक है, समझने के लिए। तो अवॉइड लाइक द प्लेग का मतलब क्या हो गया? टू ट्राई वेरी हार्ड टू मीट somebody, okay, try very hard not to meet, नहीं, not to meet somebody, कि आप पूरी कोशिश करते हो कि आप किसी से ना मिलो, ठीक है, आप एकदम उससे बचते हो, जिस वजह से भी हो आप उससे बचते हो। जैसे पुलिस मीडिया से बचती है, एक्टर्स मीडिया से बचती है, बहुत कोशिश करती है ये पुलिस और मीडिया एक्टर्स की हम मीडिया से ना मिले, क्योंकि मीडिया तो सवाल करेगी और सवाल का जवाब उनके पास होते नहीं है ना। चलिए, तो नेक्स्ट है थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। थ्रो मतलब फेंकना, बेबी यानी बच्चा, आउट मतलब बाहर,
बाथ वाटर मतलब होता है नहाने के बाद जो पानी बच गया। तो अक्सर नहाने के बाद हम क्या फेंक देते हैं, जो बचा हुआ पानी होता है ना उसको हम फेंकते हैं। अब मान लीजिए कि हमने किसी टब में एक बेबी को नहाया, ठीक है, अब अगर हमने दोनों फेंक दिया, टब वाला पानी भी जो गंदा हो गया था और साथ साथ बेबी को भी, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि बाथ वाटर जो कि एक यूजलेस चीज़ है, ओके, और बेबी जो कि इम्पॉर्टेंट है या यूज़फुल चीज़ है, तो हमने दोनों फेंक दिया। इसका मतलब कि ऐसा करना कि इम्पॉर्टेंट के साथ साथ यूजलेस चीज़ भी बेकार हो जाए, या यूजलेस के साथ साथ हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ को भी फेंक दिया। इसी को कहते हैं थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, ओके। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? टू लूज गुड थिंग एज वेल एज द बैड, ठीक है, टू लूज गुड थिंग एज वेल एज द बैड, ओके। तो ये हो गया टू लूज गुड थिंग एज वेल एज द बैड। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छी चीज़ों के साथ साथ ख़राब चीज़ों के साथ साथ हम अच्छी चीज़ों को भी खो देते हैं। देर आर सो मेनी कंडीशंस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप खेती बाड़ी करते हो तो वहाँ पे निकाई होती है। तो निकाई में क्या होता है, कभी कभी खेत में कुछ ऐसे भी पौधे मिल जाते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन चूंकि हमें वो खेत साफ़ करना है, हम घास उखाड़ रहे होते हैं, तो हमें वो पौधा जो छोटा छोटा इम्पोर्टेंट है, मान लीजिए अमरूद का लग गया या कोई ऐसा साग वाग का आ गया, तो हमें वो सभी फेंकना पड़ जाता है, ठीक है। तो कभी कभी बुरी चीज़ों के साथ साथ अच्छी चीज़ों को भी खो देना पड़ता है, ऐसा हो जाता है। इसको कहते हैं थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, ओके, यानी अनइम्पॉर्टेंट के साथ साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को भी खो देना। क्लियर है? तो इस स्लाइड में 5 थे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 इडियम्स के लिए। नेक्स्ट है बैक टू द वॉल। बैक टू द वॉल का क्या मतलब होता है? बैक मतलब क्या होता है? पीठ होता है, और वॉल मतलब दीवार। तो आप पीठ जो है दीवार की तरफ करके कभी खड़े होते हो, मतलब एक तरह होता है ना, टेक लगा के आदमी खड़ा हो जाता है। कब खड़ा होता है ऐसा तब होता है जब वो निराश होता है, हताश होता है, जीतने की कोई उम्मीद ना होती हो, तो वो क्या करता है? पीठ लगा के दीवार पे खड़ा हो जाता है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? टू हैव वेरी ग्रेट प्रॉब्लम्स, ओके। यानी ऐसी आपके पास समस्या आ गई है कि अब आप उससे पर ऊपर नहीं आ सकते, यानी आप किसी प्रेशर में आ गए हो, यू आर अंडर प्रेशर, या फिर डिफ़िकल्ट सिचुएशन है आपके लिए, ओके, डिफ़िकल्ट सिचुएशन जिससे आप बाहर नहीं आ सकते। तो बैक टू द वॉल का मतलब यही होता है। तो वॉल का मतलब मैंने समझा दीवार, और ये हो गया बैक। तो दीवार पे पीठ लगा के आदमी कब खड़ा हो जाता है? जब वो अंडर प्रेशर हो, पूरा कंट्रोल प्रेशर में आ गया हो, या एकदम डिफ़िकल्ट परिस्थिति से जूझ रहा हो, या उसके सामने कोई बहुत बड़ी विकट समस्या आ गई हो, तो ऐसे में वो क्या करता है? बैक टू द वॉल हो जाता है, यानी कि वो दीवार से सर पीठ लगा के, जैसे क्रिकेट में होता है कि आपके पास 6 बॉल हैं और मारने को 30 रन है, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे कैप्टन क्या करता है? बिल्कुल ही बैक टू द वॉल हो जाता है, मतलब कि दीवार से पीठ लगा के खड़ा हो जाता है, सोच में पड़ जाता है कि कैसे होगा। ओके, क्लियर है? चले नेक्स्ट, जंप ऑन द बैंड वैगन। बैंड वैगन, बैंड तो आप समझ गए होंगे और वैगन भी आप समझ गए होंगे। बैंड होता है ना, बैंड बाजा वाला, जी हाँ, बाजा बैंड हो गया। और वैगन मतलब क्या होता है? गाड़ी होता है। तो पुराने ज़माने में जो विज्ञापन होते थे वो बैंड वैगन में हुआ करते थे। तो एक गाड़ी होती थी, उसको अच्छे से डेकोरेट किया जाता था, रथ जैसा भी सजाया जाता था, और उसमें बाजा वाजा लगे होते थे। अब बच्चे क्या होते थे, जंप करके कुछ बच्चे उस गाड़ी में चढ़ जाते थे, ऐसे ही मस्ती मजाक के लिए चढ़ जाते थे, और बैंड वाले उतारते भी नहीं थे। हाँ, कभी ज़्यादा हो गया तो कुछ बच्चों को उतार दिया करते थे। तो ये हो गया बैंड वैगन। जंप मतलब भी आप समझ गए। तो अब इसका जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है, जो इसका इडियोमेटिक सेंस है, इसका मतलब हो गया टू ज्वाइन समथिंग फैशनेबल। ठीक है, टू ज्वाइन समथिंग फैशनेबल, यानी आप कुछ ऐसी चीज़ों को ज्वाइन कर रहे हो जो थोड़ा फैशनेबल है, ज़माने के हिसाब से है, या फिर आप कह सकते हो टू बिकम सक्सेसफुल, टू बिकम सक्सेसफुल, ओके, टू बिकम सक्सेसफुल। तो ये भी एक मतलब हो जाता है। तो जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब क्या हो गया, आप समझ लीजिए ना, ऐसे मीनिंग हो गया कि जहाँ बहती गंगा है वहाँ हाथ धोना, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। मतलब एक फैशनेबल चीज़ है और आप उसके साथ हो गए हो, यानी कि आप उसके बहती गंगा में हाथ धो रहे हो,
एक मीनिंग ये भी। तो सक्सेसफुल इसका मीनिंग हो जाता है। और ज्वाइन समथिंग फैशनेबल, कुछ ऐसी चीज़ों को ज्वाइन करना जो थोड़ा फैशनेबल हो, अट्रैक्टिव हो, लोगों को अच्छा लगता हो। तो आप भी वही काम करना, ना कि कुछ अलग काम करना, ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं, कोई एक बिज़नेस शुरू करते हैं और दूसरे लोग भी बिज़नेस शुरू करते हैं, तो दूसरा वाला बिज़नेस ज़्यादा फैशनेबल होता है, तो पहला क्या करता है, अपना छोड़ के उसी को चूज़ कर लेता है कि भाई मैं भी यही करूँगा, क्योंकि सब इसमें ज़्यादा सफल हो रहा है, इसमें ज़्यादा पैसे बना रहे हैं, तो मैं ये काम क्यों करूँ, मैं भी यही काम करूँगा। तो जो ज़्यादा फैशनेबल है उसी में वो भी सवार हो जाता है, वही काम वो भी करने लगता है। तो इसी को कहते हैं जंप ऑन द बैंड वैगन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है बार्क अप द रॉन्ग ट्री। बार्क का मतलब, बार्क तो आप जानते हो, पेड़ की जो खाल होती है उसको कहते हैं, और यहाँ पे वर्ब की तरह यूज किया गया है। तो खाल निकालना आप मीनिंग कह सकते हो, पेड़ का खाल निकालना, ठीक है। द रॉन्ग ट्री, रॉन्ग ट्री का मतलब हो गया गलत पेड़। मुझे एक इंटरव्यू याद है, परवेज़ मुशर्रफ जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे या राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने एक बार भारत जब आए थे तो उन्होंने कहा था, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कश्मीर देन यू आर टॉकिंग टू अ रॉन्ग मैन। इसका मतलब कि अगर आप कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं तो आप मुझसे नहीं, आप एक गलत व्यक्ति से बात कर रहे हैं। तो बार्क अप द रॉन्ग ट्री का भी मतलब यही होता है, ठीक है। इसका मतलब हो गया ट्राई टू डू समथिंग, मैं लिख देता हूँ, ट्राई टू डू समथिंग without realizing that you have no chance of success। यानी आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसके लिए आपको रियलाइज़ भी नहीं है कि आप उसको मतलब उसमें कामयाब हो सकते हो, यानी बिना जाने बुझे एक तरह से, ठीक है। जैसे परवीन मुशर्रफ से अगर किसी ने पूछा भाई कश्मीर का मुद्दा आप कैसे हल करेंगे, तो उसने सीधे कह दिया कि अगर आप कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं तो यू आर टॉकिंग टू अ रॉन्ग मैन। यानी कि जो बात कर रहा है उसको रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैं जो बात करने जा रहा हूँ या कर रहा हूँ तो उसका मुझे कोई परिणाम मिलने वाला है, ठीक है। तो ट्राई टू डू समथिंग विदाउट रियलाइजिंग, यानी बिना सोचे समझे कोई काम करना, और गलत तरीके से, एक तरह से गलत जगह पे सर उसने पीट दिया जिसका उसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा। अब कहने का मतलब ये है कि आपको एक पेड़ का खाल निकालना है और आपको कहा गया है, लेकिन आपने गलत पेड़ का खाल निकाल दिया, मतलब आपको रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि आप ये जो काम कर रहे हो इसमें आपको कामयाबी मिलेगी, इसमें सराहना मिलेगी, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने गलत ट्री का जो है खाल निकाला हुआ है ना। तो ये हो गया बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, तो मतलब बिना रियलाइज़ हुए। तो कई लोग अक्सर ऐसा काम करते हैं, काम बस करते रहते हैं आँख बंद करके कि भाई ठीक है काम हो रहा है, उनको महसूस भी नहीं होता कि इसमें वो कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। तो बिना रियलाइज़ किए वो गलत तरीके से या गलत काम में लगे होते हैं। बाद में बहुत दिनों बाद पता चलता है अरे ये काम तो मेरे लायक था नहीं, इसको तो मुझे करना ही नहीं था, पर मैंने कर दिया। तो ये हो गया बार्क अप द रॉन्ग ट्री। ओके, नेक्स्ट है बिसाइड वन सेल्फ। बिसाइड मतलब के अतिरिक्त, वन सेल्फ मतलब खुद के लिए यूज करते हैं हम लोग। चलिए इसका मतलब हो जाता है टू लूज कंट्रोल। जी हाँ, टू लूज कंट्रोल। अब ये कंट्रोल का मतलब आपे से बाहर होने वाला नहीं है, कंट्रोल मतलब इमोशनली। जब आप इमोशनली किसी बात को लेकर बहुत ही उत्साहित या हैप्पी होते हो तब हम ये इडियम यूज करते हैं बिसाइड वन सेल्फ। ओके, जैसे मान लो अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया तो कई लोग आईपीएस बने, कई आईएफएस बने, है ना। तो जिनको किसी ने ऐसा मतलब क्वालिफाई किया, अब उसको खबर मिली होगी यार तुम तो पास हो गए, तो वो कैसा होगा, वो बिसाइड वन सेल्फ होगा, यानी उसका कंट्रोल नहीं होगा अपने आप पर, अपने इमोशंस पर, अपनी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं बी बिसाइड वन सेल्फ। ओके, चलो नेक्स्ट है बीड बाइडे या बीडे का ये वंस टाइम। तो यहाँ पे इसका पहले मैं मीनिंग लिख देता हूँ। इसका मीनिंग हो जाता है वेटिंग फॉर गुड अपॉर्चुनिटी। ओके, वेटिंग फॉर गुड अपॉर्चुनिटी। तो होता क्या है, अक्सर लोग, तो बीडे का मतलब वो समझ गए होंगे, वेट करना, वेटिंग, वेटिंग वंस टाइम मतलब अपने वक्त का इंतजार। जैसे आजकल बोलते हैं ना अपना टाइम आएगा, हर टी शर्ट में आजकल लिखा होता है अपना टाइम आएगा, तो बीडे वंस टाइम इसका मतलब वही अपना टाइम आएगा। तो वेटिंग फॉर गुड अपॉर्चुनिटी यानी अपना टाइम आएगा का क्या मतलब हुआ कि हम किसी अच्छे मौके की तलाश में हैं, बड़ा हाथ मारने के चक्कर में कि ऐसा कुछ मिले
तो हम उसको करेंगे और क्या होगा, एकदम डायरेक्ट सक्सेस बिना खास मेहनत के। तो बीडे वंस टाइम का ये मतलब वेटिंग फॉर गुड अपॉर्चुनिटी, अच्छे मौके के इंतज़ार में होना। क्लियर है? तो इसको अपना टाइम आएगा वाला जो स्लोगन है उसे याद कर लेना। नेक्स्ट है बाइट द बुलेट। तो बाइट का मतलब आप जानते हैं काटना, और बुलेट का मतलब आप जानते हैं गोली। तो बाइट द बुलेट का मतलब होता है कुछ ऐसा काम करना जो आप नहीं चाहते हो करना, सिंपल शब्दों में। अब इसको हम लिख सकते हैं टू एक्सेप्ट समथिंग, ओके, टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट because you cannot avoid it। जी हाँ, बाइट द बुलेट। अभी जैसे कोरोना फैला हुआ है, तो कोरोना को शुरू में जब आया था तो लोग बहुत डर रहे थे कि बीमारी है ऐसा करके। पर अब क्या हो गया, जब 4-5 महीने हो गए तो लोगों की इसकी आदत हो गई। अभी बाज़ार जाओ तो वैसे ही पहले जैसा माहौल मिलता है, कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, दुकानें खुली हैं, सड़क बिजी है, एवरीथिंग इज़ ओके। तो क्योंकि अभी ये अनप्लीजेंट चीज़ है और हम इससे बच नहीं सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको एक्सेप्ट हमने कर लिया। कोरोना अनप्लीजेंट है और इससे हम बच नहीं सकते हैं, अगर हो गया तो हो गया, पर हमने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो कोई ऐसी चीज़ जो अनप्लीजेंट हो फिर भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, ये होता है बाइट द बुलेट। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। वो जो इलेक्शंस होते हैं उस समय क्या होता है, जो लोकल या रूरल पार्टीज होती हैं, वो जो सेंट्रल पार्टी होती है उसको सीट कम देती है, ठीक है, और सेंट्रल पार्टी ना चाहते हुए भी रूरल पार्टी के साथ गठबंधन कर लेती है, क्योंकि उसको कुछ तो सीट मिल रहा है, बहुत नहीं मिल रहा है। तो वो बाइट द बुलेट वाला सिचुएशन हो जाता है कि उसको पसंद नहीं है पर वो नकार भी नहीं सकता, उसको एक सीट एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया बाइट द बुलेट। क्लियर है? चले नेक्स्ट, ब्रीथ डाउन समबडीज नेक। या इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब आप पहले लिख लेते हैं। इसका मतलब टू फॉलो और वॉच, टू फॉलो और वॉच what somebody is doing, what somebody is doing। और इसको वेरी क्लोजली, मतलब बहुत ही एकदम क्लोजली देखना है। तो ब्रीथ डाउन वंस नेक, ठीक है, ब्रीथ मतलब सांस लेना होता है, और नेक तो भाई गर्दन और सांस का कनेक्शन तो आप समझ रहे हैं, वेरी क्लोज। जी हाँ, सांस कहाँ से ली जाती है, गर्दन में जो सांस नली है, श्वास नली, उसी से ली जाती है। तो ये वेरी क्लोज है, तो यहाँ देखिए क्लोज आ गया, है ना। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, टू फॉलो और वॉच व्हाट समबडी इज़ डूइंग टू क्लोजली। अब क्या है कि हम किसी को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, और उसको बड़ी क्लोजली गहराई से उसको देख रहे हैं या नज़दीकी से देख रहे हैं, और इसकी वजह से जो होता है सामने वाला थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता है, वो फ्री नहीं होता है, वो फ्री फील नहीं करता। तो ब्रीथ डाउन समबडीज नेक, यानी कि कहता है ना, सांस लेना भी मुश्किल हो गया, जहाँ जाते हैं पीछे पीछे चला आता है, तो हम सांस भी नहीं ले पा रहे, मतलब कि आप फ्री नहीं हो, यू आर नॉट फ्री, यू आर नॉट कंफर्टेबल, जो करना है उसके सामने करना है। तो ये हो गया ब्रीथ डाउन समबडीज नेक। ओके, नेक्स्ट है गो बस्ट। गो बस्ट का मतलब होता है बैंकरप्ट हो जाना। बैंकरप्ट आपने सुना होगा, बैंकरप्सी यानी दिवालिया, ठीक है। बैंकरप्ट, टू बिकम बैंकरप्ट, या लैक ऑफ मनी, आपके पास पैसे की कमी हो गई, लैक ऑफ मनी। तो इसको याद रख लीजिएगा। गो मतलब, गो तो खैर वर्ब है, और बस्टिंग हम यूज करते हैं बैंकरप्सी के लिए। तो गो बैंकरप्ट यानी गो बस्ट, ठीक है। तो बैंकरप्सी याद हो जाएगा। कंपनी क्या होती है, नई होती है और ज़्यादा पैसे लगा देती है, फिर अपने पॉकेट में कोई पैसे नहीं रखती है, बाद में क्या होता है कि खर्चे चलाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो क्या हो जाती है, गो बस्ट हो जाती है, यानी बैंकरप्ट हो जाती है। तो गो बस्ट यानी लैक ऑफ मनी, जब आपके पास पैसे की कमी हो, यानी आप बैंकरप्ट हो गए। इन केहुट्स, ठीक है। इसका जो मीनिंग है वो आप लिख सकते हैं, केहुट का मतलब होता है पार्टनरशिप, ठीक है। टू पार्टनरशिप या फिर वर्क इन पार्टनरशिप, जी हाँ, यानी पार्टनरशिप में काम करना, बहुत ही कॉपरेशन से काम करना। पर यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये नेगेटिव सेंस में लिया जाएगा
कॉपरेशन तो है, पर यहाँ नकारात्मक काम में कॉपरेशन है। जैसे किसी को मारना है तो दो लोग आपस में जो काम कर रहे हैं, जिसको हम लोग नेक्सस बोलते हैं ना, साठगांठ, तो साठगांठ करके किसी की हत्या करनी है, तो ये इन केहुट्स हो जाता है। ठीक है, जैसे द CM वाज मर्डर्ड इन केहुट्स विद द लोकल पार्टीज, तो लोकल पार्टी के सहयोग से CM की हत्या की गई। तो केहुट का मतलब हो गया सहयोग, पर यह सहयोग नेगेटिव होगा, किसी को हार्म पहुंचाने के लिए, जब आप किसी के कॉपरेशन में, पार्टनरशिप में काम करते हैं। तो केहुट मतलब पार्टनर्स होता है, पार्टनरशिप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैप इन हैंड। कैप यानी टोपी और हैंड मतलब हाथ, तो टोपी हाथ में लेना। अब इसका इडियोमेटिक मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है बेगिंग। विदेशों में, आपने यहाँ इंडिया में तो ऐसा नहीं देखा होगा, पर विदेशों में आपने देखा होगा लोग कैप को हाथ में लेके भीख मांगते हैं। ठीक है, तो सिंपल मीनिंग आ गया कैप इन हैंड, यानी हैंड में आप अपना कैप कब ले लेते हो? जब आपको भीख मांगना होता है। हमारे देश में भी होता है, पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा, जब इज्जत की बात आती है तो लोग अपना कैप यानी पगड़ी हाथ में ले लेते थे और गिड़गिड़ाते थे सामने वाले के साथ के पास कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो कैप इन हैंड मतलब होता है बेगिंग, भीख मांगना, या अपोलोजाइज करना, किसी से अपने किसी कर्म की माफ़ी मांगना। अपोलोजाइजिंग भी कर सकते हो, आपने कुछ गलत कर दिया तो उसके लिए आप अपोलोजाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी सेंस होता है, अपोलोजाइज करना, गिड़गिड़ाना, माफ़ी मांगना, भीख मांगना, ये सारा। तो कैप इन हैंड, हैंड में आप अपना कैप लेके क्या कर रहे हो? भीख मांग रहे हो, है ना, कि भाई मेरी मदद करो। तो हैंड में कैप कब आता है? जब आपको गिड़गिड़ाना होता है। क्लियर हो गया? बिल्कुल आसान था, कैप इन हैंड। चलो नेक्स्ट आता है कैच अ टार्टर। कैच मतलब पकड़ना होता है, टार्टर मतलब एक इल बिहेव्ड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं, इल बिहेव्ड। ठीक है, बुरा व्यक्ति। तो ये हो गया। अब इसका मीनिंग है टू डील विथ टू ट्रबल सम पर्सन। ओके, टू डील विद टू ट्रबल सम पर्सन। ट्रबल सम भी कह सकते हो या ओपोनेंट कह सकते हो, यानी आपका प्रतिद्वंदी हो। ओके, ओपोनेंट। तो कैचर टार्टर का मतलब होता है कि कभी कभी आप ऐसे व्यक्ति के साथ काम करने लगते हो, आपकी मजबूरी हो जाती है कि आप उसके साथ काम करो या उसकी मदद लो, जो आपका दुश्मन है, प्रतिद्वंदी है। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, ट्रबलसम है, बदमाश व्यक्ति है। तो ये हो गया कैचर टार्टर। टार्टर मतलब वही इल बिहेव्ड व्यक्ति। तो आप किसी इल बिहेव्ड व्यक्ति के साथ काम करने लगे हो। जैसे कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ ऑफिसर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं जो बहुत ही बुरे नेचर के होते हैं और हमें उनसे मदद मांगनी पड़ती है। तो क्या करते हैं, मुझसे मदद मांगने गए तो उसके साथ वो अच्छा बिहेव तो करता ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक सेंस हो गया। एक सेंस होता है कैचर टार्टर का पंगा ले लेना। तो आपने क्या किया? पंगा ले लिया। किससे पंगा ले लिया? आपने पंगा ले लिया एक ऐसे व्यक्ति से जो खुद बहुत बुरा है, आपको अंदाज़ा भी नहीं था, लेकिन जब आपने पंगा ले लिया तब पता चला कि यार ये तो पहले से बदमाश है और ये मेरा बॉस भी है, अब क्या होगा? तो नाउ यू हैव टू डील विद दैट पर्सन। तो कैचर टार्टर का ये मतलब होता है। ठीक है, पंगा ले लेना, वो भी बुरे व्यक्ति से। चीक बाय जॉल। चीक मतलब गाल हो गया और जॉल मतलब ठुड्डी के नीचे वाला हिस्सा। तो चीक और जॉल का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही क्लोज होता है, ये आपस में एक दूसरे से बहुत जुड़े होते हैं। तो चिक बॉल बाय जॉल का मतलब क्लोज। ओके, इसको लिख सकते हो वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो जैसे जबड़ा और गाल या चिक जॉल जो है आपका ठुड्डी के नीचे जो आपका चिन होता है, चिन के नीचे वाला हिस्सा जॉल होता है, तो ये आपस में बहुत क्लोज होते हैं, सटे होते हैं। तो इस तरह से इसका सेंस हो जाता है चिक बाय जॉल। जैसे बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन होते हैं, दे लिव चिक बाय जॉल। बिजनेसमैन और जो पॉलिटिशियन होते हैं दे लिव चिक बाय जॉल, यानी एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन पॉलिटिशियन को क्या करते हैं? फंड देते हैं पॉलिटिक्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्राइक अ कॉर्ड। कॉर्ड आप जानते हो गिटार में होता है और तार जो होता है जिस पे हिट करके साउंड क्रिएट होता है, और स्ट्राइक मतलब हिट करना होता है। तो इसका मतलब हो जाता है टू राउज अ पर्टिकुलर इमोशन, टू राउज। भी राउज क्या है इसके बारे में आपको जानना है तो आप मेरा पिछला वीडियो जो मैंने वर्ब पे बनाया है, कन्फ्यूजिंग वर्ब, आप उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो राउज, टू राउज अ पर्टिकुलर इमोशन। जी हाँ, पर्टिकुलर इमोशन, किसी खास इमोशन को जगा देना। जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, दुखती रग पे हाथ रख देना। मान लो कोई बहुत ही टफ, रफ एंड टफ व्यक्ति है
वो किसी की नहीं सुनता है, लेकिन उसकी एक कमज़ोरी होगी, और अगर आपने उस कमज़ोरी को पकड़ लिया और उसी पे बात करने लगे तो इसी को कहते हैं स्ट्राइक अ कॉर्ड, यानी आपने उसकी दुखती रग पे हाथ रख दिया। यही है टू, उसकी इस पर्टिकुलर इमोशन, बाकी कोई इमोशन उसके अंदर नहीं है, पर एक ही इमोशन है जिससे वो थोड़ा सा नॉर्मल हो सकता है। तो अब अगर आप उस इमोशन की बात करेंगे तो यही होता है स्ट्राइक अ कॉर्ड, कि आपने उसके कॉर्ड पे हिट कर दिया, यानी आपने उसके दुखती रग पे हाथ रख दिया। ठीक है, यानी उसको आपने क्या किया, इमोशनल कर दिया। क्लियर है? चलिए, तो स्ट्राइक अ कॉर्ड मतलब दुखती रग पे हाथ रखना। नेक्स्ट है नॉट क्रिकेट। तो ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, नॉट क्रिकेट। क्रिकेट आप जानते हो, नॉट मतलब नहीं। आपको सबको पता होगा कि क्रिकेट जो होता है वो जेंटलमैन का गेम माना जाता है, सभी लोगों का खेल है। इंग्लैंड ने शुरू किया और पढ़े लिखे समझदार सभी लोग, रईस लोग ये खेलते थे। सभी नहीं खेलते थे, लगान मूवी में आपने देखा होगा कि कैसे लोग क्रिकेट खेलते थे। तो क्रिकेट एक सभ्य गेम है, इसमें ज़्यादा असभ्यता की कोई गुंजाइश नहीं है। अब इसका जो यूज किया गया है नॉट क्रिकेट, नॉट लग गया है, तो अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि गलत है तो आप वहाँ पे कह सकते हो नॉट क्रिकेट, यानी अनफेयरली। क्रिकेट फेयर गेम है, लेकिन आपने कुछ नेगेटिव कर दिया तो वो नॉट क्रिकेट हो गया, यानी कि आप अनफेयरली काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये सेंस हो गया, या आप ऐसा कोई काम करो जो इनडिसेंट हो गया। ठीक है, तो योर बिहेवियर इज़ नॉट क्रिकेट, मतलब तुम्हारा बिहेवियर क्या है, इनडिसेंट है, क्रिकेट जैसा नहीं है। जैसा कि क्रिकेट को माना जाता है कि एक हम्बल गेम है, जेंटलमैन वाला गेम है, सभ्यता है। अब अगर इसमें हम मैच फिक्सिंग की बात करें तो इसको छोड़ ही दीजिए, ये अलग चीज़ हो गया। तो नॉट क्रिकेट का मतलब होता है अनफेयर, यानी बुरा या अव्यवहार, अभद्र, इनडिसेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट है कुक द बुक्स। कुक मतलब खाना पकाना, बुक मतलब किताबें। तो किताबों का खाना कौन पकाता है? जी हाँ, तो इसका मतलब होता है टू ऑल्टर, टू ऑल्टर द फैक्ट्स और फिगर, जो भी है आंकड़े हैं या तथ्य है, उसको डिसऑनेस्टली, बुरी तरीके से, बेईमानी से बदल देना। कुक द बुक्स। ठीक है, तो ये सेंस हो जाता है टू ऑल्टर फैक्ट्स एंड फिगर्स डिसऑनेस्टली, और इलीगली भी आप कह सकते हैं, इलीगली, गैर कानूनी तरीके से। तो मान लीजिए कि कोई बुक है जिसमें किसी चीज़ का रहस्य छिपा पड़ा है। अब आप नहीं चाहते कि ये बुक का रहस्य कोई जान जाए, तो आप क्या करते हो, उसको कुक मतलब उसको जला देते हो, पका देते हो, मतलब उसको आग में डाल दिए। तो आग में डाल देने से उसका रहस्य राज ही रह गया, है ना। तो इस तरह से क्या किया आपने, उसके अंदर जो फैक्ट एंड फिगर थे उसको क्या किया, ऑल्टर कर दिया, यानी बदल दिया, यानी ख़त्म कर दिया। ऑल्टर का मतलब तो चेंज होता है, पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके हिसाब से मीनिंग हो गया कि नष्ट हो गया, अब कोई नहीं जान पाएगा। वैसे भी जब ऑल्टर हो जाएगा तो भी नहीं जान पाएगा, जल जाएगा तो भी नहीं जान पाएगा। तो किसी फैक्ट एंड फिगर को, सबूत को, तथ्यों को, आंकड़ों को गलत तरीके से, बेईमानी से, गैर कानूनी तरीके से चेंज कर देना, ये होता है कुक द बुक्स। क्लियर है? चले आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। करी फेवर। फेवर तो आप जानते ही हो, फेवर मतलब किसी का पक्ष लेना, है ना। तो करी फेवर का मतलब हो गया टू गेन फेवर, जो सिंपल मीनिंग है, टू गेन फेवर यानी किसी का फेवर प्राप्त करना, है ना। कैसे मिलेगा भाई फेवर? आजकल फेवर मिलता है कैसे? तो बाय गिविंग, कुछ देना पड़ेगा ना, तब तो फेवर मिलेगा, पक्ष मिलेगा। बाय गिविंग यार हेल्प या फिर प्रेज, है ना, या हमको बोलते हैं मक्खन लगाना, बटरिंग। तो बटरिंग करके, किसी की मदद करके, किसी की प्रशंसा करके आप क्या करते हो, फेवर पाते हो। जी, आपने किसी की एक बार हेल्प करी तो आपको फेवर मिल जाएगा उसका, तारीफ़ कर दिया तो फेवर मिल जाएगा, सर आप तो ऐसे हैं वैसे हैं। मक्खन लगा दिया, चापलूसी करी तो भी फेवर मिल गया। तो करी फेवर। तो करी का मतलब क्या होता है? करी एक तरह का खाद्य पदार्थ है, जैसे दाल वगैरह होता है, करी होता है, अंडा करी, चिकन करी। तो मान ली पहले तरीका क्या था फेवर पाने का, कि आदमी करी खिला देता था। ठीक है, हमने सुना है पुराने लोग ज़मीन खरीदते थे, तो किसी के पास अगर ज़मीन है तो कुछ लोग उसको घर में एक दिन खाना खिला दिया तो वो ज़मीन खाने के बदले में उसको लिख देते थे, तो इस तरह से वो उसको फेवर करते थे। तो करी फेवर हो गया। क्लियर है? यानी फेवर प्राप्त करना। ड्रॉप नेम्स। ड्रॉप नेम्स का मतलब होता है टू यूज़ द नेम्स ऑफ फेमस पर्सन। जी हाँ, फेमस लोगों का नाम इस्तेमाल करना, ड्रॉप नेम्स। एक इडियम होता है कॉल नेम्स, आपने पढ़ा होगा, बताऊंगा इसका मीनिंग। तो यूज़ द नेम ऑफ फेमस पर्सन,
किसी भी फेमस पर्सन का, व्यक्ति का या पावरफुल व्यक्ति, फेमस हो या पावरफुल हो, उसका नाम यूज़ करना। ड्रॉप नेम्स आदमी ये कब करता है, जब मान लो उसको कहीं एंट्री लेनी हो, ठीक है, कहीं एंट्री लेनी हो, अंदर जाने नहीं मिल रहा, तो वो क्या करता है, ड्रॉप नेम्स करता है, नेम ड्रॉपिंग। तो उससे क्या होता है, उसको एंट्री मिल जाती है, अरे इसका आदमी है, चलो जाने दो। लेकिन ये तो ठीक है, एंट्री तक के लिए सही है, लेकिन आगे आपका जो होगा, कामयाबी मिलेगी काम में या नहीं, ये आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है। एंट्री के लिए तो आप नाम ले सकते हो, लेकिन वहाँ टैलेंट काम करेगा, सिर्फ नाम लेने से काम नहीं बनता है। तो अपना हमेशा अपने टैलेंट पे यकीन रखिए, ना कि किसी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कीजिए। कॉल नेम्स का मतलब होता है गाली देना, अब्यूजिंग, ठीक है। कॉलिंग नेम्स, कॉल नेम्स यानी किसी का नाम आप जप रहे हो, तो एक नाम तो आप नहीं जपते हो ना, किसी का नाम मतलब रोहन है, उसके अलावा आप उसको 2 4 5 नाम और लेके बुला रहे हो, तो वो 2 4 5 नाम समझ लीजिए क्या होगा, तो गाली हो गया। तो कॉलिंग नेम्स मतलब गाली देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है गेट इवन। गेट इवन मतलब होता है टू टेक रिवेंज, टू टेक रिवेंज। रिवेंज के लिए बहुत सारे इडियम होते हैं, और सेटल एन अकाउंट होता है, एक इडियम आपने पढ़ा होगा, सेटल एन अकाउंट, है ना, अकाउंट, सेटल एन अकाउंट, ओके। तो ये भी एक इडियम होता है, सेटल एन अकाउंट, अकाउंट सेटल करना है। और यहाँ पे अभी है गेट इवन। तो गेट इवन का मतलब क्या होगा, टू टेक रिवेंज। इवन एंड ऑड आपने पढ़ा होगा, ऑड नंबर जो होता है वो विषम होता है, और इवन होता है सम होता है। तो सम मतलब क्या होता है, बराबरी। तो मान लीजिए कभी किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा, और अब आप इसको दोबारा एक थप्पड़ मार देते हो, तो ये क्या होता है, ये इवन हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। तो इसे होता है गेट इवन, यानी इवन कब होगा, जब आप सेम काम उसके साथ करोगे। तो ये हो गया टेक रिवेंज, बदला लेना। तो बदला लेना मतलब गेट इवन। सेटल एन अकाउंट, हिसाब किताब बराबर करना, या अकाउंट की जगह स्कोर भी दे देगा, स्कोर बराबर करना उसके साथ मेरा पुराना एंड ऑल, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ब्रेक इवन। अब ब्रेक मतलब जानते हो, इवन का मतलब मैंने बता दिया। ब्रेक इवन का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। जी हाँ, नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, यानी कोई आपने ऐसा काम किया जिसका ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, ये हो गया ब्रेक इवन, ठीक है। इवेंट टूट गया मतलब ना नुकसान हुआ। कई होते बिजनेस करते हैं लोग, कैसा था भाई बिजनेस, तो भाई ठीक है, ठीक ही था, ना बहुत माइनस में रहा ना प्लस में रहा, यानी ठीक ठाक था। तो ये ब्रेक इवन हो गया, ना आपको प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, ठीक है। तो ब्रेक इवन हो गया। नेक्स्ट गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स का मीनिंग जो है वो है टू लूज गुड क्वालिटीज़, टू लूज गुड क्वालिटीज़, जो कभी हुआ करता था, टू लूज गुड क्वालिटीज़, ओके। और फॉलिंग इनटू बैड स्टेट भी आप कह सकते हो, फॉलिंग इनटू बैड स्टेट। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आप लोग अक्सर देखे होंगे किसी होटल में आपने खाना खाया होगा, पहले खाया होगा तो उसका टेस्ट अलग होता है, बाद में आप 10 साल बाद खाने गए तो आपको लगा नहीं यार ये तो थोड़ा सा ख़राब है, पहले जैसी बात नहीं रही, है ना। तो इसी को कहते हैं गो टू द डॉग्स, यानी कि जो क्वालिटी उसकी कभी हुआ करती थी वो उससे क्या हो गया, माइनस हो गया। कहीं हम लोग समोसा वगैरह खाने जाते हैं किसी होटल में, तो वहाँ पे भी ऐसे होता है, भाई समोसा पहले अच्छा था पर अब वो बात नहीं रही, इसका मतलब ये हो गया गो टू द डॉग्स, ठीक है। गो टू द डॉग्स, तो भाई कौन खाना डॉग्स के पास जाता है बताओ, जो खाना की क्वालिटी क्या होगी, पुअर होगी, है ना, वही खाना कहाँ जाता है, गो टू द डॉग्स, कुत्ते के पास जाता है। अगर खाना अच्छा होगा तो कुत्ते को हम खिलाते हैं क्या, नहीं खिलाते हैं, हाँ बच गया ख़राब हो गया तो हम दे देते हैं। तो गो टू द डॉग्स यानी खाना वही जाता है इसके पास जिसकी पुअर क्वालिटी होती है, तो क्वालिटी को खो देना, गो टू द डॉग्स, समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट है प्ले सेकंड फिडल। फिडल मतलब वायलिन, ओके, वायलिन को फिडल कहते हैं। चलिए प्ले सेकंड फिडल, तो वायलिन बजाने वाला। अब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कोई वायलिनिस्ट है और आज वो नहीं आया, तो उसके जगह पे क्या होता है कि हम दूसरा कोई वायलिनिस्ट को यूज़ करते हैं। तो वो जो दूसरा होता है वो क्या होता है, लेस इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो मेन लीड में बजाता है वो तो है ही, लेकिन जो दूसरा बजा रहा होता है उसका इंपॉर्टेंस कम होता है। हमेशा जो मेन लीड में बजाता है, जो लीड करता है, जो मेन वायलिनिस्ट होता है उसका इंपॉर्टेंट होता है। तो प्ले सेकंड फिडल का मतलब होता है लेस इम्पॉर्टेंट, ओके, लेस इम्पॉर्टेंट, कम महत्वपूर्ण होना। और टू हैव लेस पावरफुल पोजीशन, ये भी कह सकते हैं टू हैव
लेस पावरफुल पोजीशन। ओके, इसका पोजीशन जो होता है कम पावरफुल होता है। तो प्ले सेकंड फिडल, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि वो सेकंड फिडल के रूप में काम करे। जैसे मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पीएचडी होल्डर है, और उसको आप चाहेंगे कि वो उसके साथ आप ऐसा ट्रीट करो जैसे कि वो इम्पोर्टेंट ना हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको उसको ट्रीट अच्छा करना होगा। तो सेकंड फिडल के रूप में कौन आता है? जो लेस इम्पोर्टेंट व्यक्ति होता है, यानी जो कम पावरफुल होता है। ओके, जिसका पोजीशन कम होता है। तो फिडल वायलिन, और जो सेकंड फिडल होता है यानी कि जो लीड के बाद बजाता है, उसका पावर, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्ले सेकंड फिडल, यानी टू ट्रीट एज अ लेस इम्पॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट कम फुल सर्किल, तो इसको हम लिखेंगे टू रिटर्न टू द सिचुएशन फ्रॉम इट स्टार्टेड। टू रिटर्न टू द सिचुएशन फ्रॉम इट स्टार्टेड। ओके, यानी ऐसे सिचुएशन में रिटर्न हो जाना जहाँ से ये शुरू हुआ। अब देखिए होता क्या है कि एक व्हील है, जैसे साइकिल का रिम होता है ना, चक्के में ये रिम हो गया। अभी इसको आपने घूमते हुए देखा होगा, तो जब ये आप घुमाते हो फुल स्पीड के साथ, तो घूमने के बाद ये वहीं पे रुक जाता है जहाँ से वो शुरू होता है। एक्चुअली आपको तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ से शुरू हुआ, पर ये एकदम एक जैसा हो जाता है। तो ये ऐसा ही हो जाता है कम फुल सर्किल, यानी पूरे सर्किल में जब ये आता है तो आप देखते हो कि ये वैसा लगता है जैसे कि यहीं से शुरू हुआ और वापस यहीं पे आ गया है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सर्कुलर फिगर में है। तो इसी को कहते हैं टू रिटर्न टू द सिचुएशन फ्रॉम इट स्टार्टेड, जहाँ से ये शुरू हुआ वहीं पे आ जाना। जिसको बोलते हैं ढाक के तीन पात, यानी ऑलरेडी सिचुएशन जो है उसके हिसाब से ही चीज़ें हो रही हैं, कुछ नया नहीं होता। नेक्स्ट है कट कॉर्नर। कट कॉर्नर बड़ा अच्छा इडियम है, और इसका मीनिंग हम लिखते हैं टू डू समथिंग ईजीली, क्विकली और चीपली। अक्सर क्या होता है, जब हमारे ऊपर प्रेशर होता है तो हम कट कॉर्नर करते हैं। कट कॉर्नर मतलब कि जल्दीबाजी के चक्कर में या आसान करने के चक्कर में हम कुछ रूल्स को, रेगुलेशंस को तोड़ देते हैं। ठीक है, और इसको कहते हैं कट कॉर्नर। टू डू समथिंग इजीली, क्विकली एंड चीपली। पर इसकी वजह से क्या होता है, रूल्स वगैरह इग्नोर कर दिए जाते हैं, क्योंकि प्रेशर है, ज़्यादा रूल फॉलो करेंगे तो टाइम पर होगा नहीं। तो कट कॉर्नर्स मतलब क्या होता है, कन्नी काट लेना, यानी सस्ते में काम चला लेना, किसी तरह भी मैनेज कर देना, कट कॉर्नर्स होता है। तो अक्सर लोग करते हैं, जब प्रेशर में आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कोना काट लेते हैं, मतलब कि थोड़ा सा सस्ते में या आसानी से करने के चक्कर में कुछ नियमों का उल्लंघन करके काम निकाल देते हैं। तो इसी को कट कॉर्नर कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है क्रॉस द रूबिकॉन। क्रॉस द रूबिकॉन का मतलब होता है इरिवोकेबल स्टेप, यानी एक ऐसा कदम उठा लेना जिसको वापस नहीं किया जा सकता। मीन्स कि गोइंग बैक इज़ इम्पॉसिबल, गोइंग टू बैक इज़ इम्पॉसिबल, यानी पीछे लौटना मुश्किल है। रूबिकॉन एक रिवर है जो इटली जो जगह है उसके, और एक है गॉल, उसके बीच का ये बॉर्डर है। तो 49 BC में जब जूलियस सीजर इसको क्रॉस किया तो उसने युद्ध छेड़ दिया। अब युद्ध छेड़ दिया मतलब कि अब वहाँ से लौटना उसके लिए मुश्किल था, क्योंकि युद्ध छेड़ चुका था वो। ठीक है, रिपब्लिक के खिलाफ युद्ध छेड़ चुका था, तो अब वहाँ से लौटना मुश्किल था। तो इसी को कहते हैं क्रॉस द रूबिकॉन। तो जब इसने रूबिकॉन, जूलियस सीजर ने जब रूबिकॉन नदी पार कर लिया तो वहाँ से लौटना मुश्किल था, क्योंकि अब वो युद्ध छेड़ चुका था रिपब्लिक के खिलाफ। तो ये होता है क्रॉस द रूबिकॉन, यानी इरिवोकेबल स्टेप, गोइंग बैक इज़ इम्पॉसिबल, वापस लौटना असंभव है। ठीक है, कुछ इस तरह का। और इस तरह का एक और इडियम आता है, जैसे कि एक और इडियम आपने देखा होगा, बर्न द बोट। बिल्कुल ऐसे ही सेंस देता है, बर्न द बोट। ठीक है, इसका भी मतलब होता है कि आप कदम उठा चुके हो, अब आप पीछे नहीं बढ़ सकते, नहीं जा सकते। ठीक है, चलिए, तो मिलता जुलता इडियम था इसलिए याद आ गया। हैंग फायर। हैंग फायर मतलब होता है चीज़ों को डिले करना, किसी काम में आपने डिले कर दिया, देर करना, या फिर आप कह सकते हैं डज नॉट प्रोग्रेस। ओके, डज नॉट प्रोग्रेस, कोई चीज़ है जो प्रोग्रेस ही नहीं कर रहा,
ओवर अ टाइम, ओवर अ टाइम पीरियड, ओवर अ टाइम पीरियड, एक दिए गए समय में या एक समय के अंतराल में उसने कोई प्रोग्रेस ही नहीं किया, यानी उसके प्रोग्रेस में क्या हो गया, डिले हो गया। हैंग फायर, हैंग फायर, अब इसका क्या मतलब होता है? मान लीजिए कि किसी ने आग लगाया है, मतलब किसी को आग लगाना है तो वो मसाल जलाता है, और मसाल को अगर उसने आग को, मसाल को सामने वाली चीज़ में टच ना किया हो तो उसको जला नहीं सकता। अभी ये हैंग है, लटका हुआ है हवा में, ये तभी इसको जलाएगा ना जब इसको टच करेगा, जब इस पर गिर जाएगा। तो हैंग है, लटका हुआ है, फायर है, आग है, तो इसका मतलब होता है अभी डिले है। जब ऑर्डर मिलेगा कि हाँ भाई इसको जला देना है तो क्या करेगा, वो जला देगा उसको। तो हैंग फायर मतलब काम को डिले करना, यानी उसमें कोई प्रोग्रेस ना होना, कोई डेवलपमेंट ना होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हम एंड हाउ। हम एंड हाउ मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में हेजिटेंट होना। ठीक है, हेजिटेंट मतलब हिचकिचाहट होना, यू आर नॉट क्लियर, यू आर नर्वस। हम एंड हाउ मीन्स यू आर नर्वस। तो अक्सर लोग हम एंड हाउ होते हैं। जैसे हम एंड हाउ एक साउंड है जो यूज़ होता है, हम जैसे ऊँट का साउंड होता है हम, और बहुत ही आराम से साउंड निकलता है ये हम एंड हाउ, तो वहीं से लिया गया है इसको। हेजिटेंट होना, नर्वस होना, आदमी हाफने लगता है, हम करके हाफता है, तो ये हाफना तब होता है जब वो नर्वस होता है, थोड़ा सा हेजिटेंट होता है, साई होता है ना। तो ये हो गया हम एंड हाउ मतलब हेजिटेंट होना। नेक्स्ट है मेक समबडीज हेकल्स राइज। हेकल आपने देखा होगा, मुर्गे का, मुर्गा जो होता है, तो मुर्गे के गर्दन पे जो बाल होते हैं है ना, उसको हेकल कहते हैं। तो ये जो हेकल होता है तो ये अक्सर खड़ा हो जाता है। ये कब खड़ा होता है भाई, जब मुर्गे को गुस्सा आ रहा होता है। ठीक है, बात समझ गए। तो ये हेकल क्या है, ये मुर्गे के से गर्दन पे होता है, शेर के गर्दन पे भी आपको मिलेगा, कई जानवरों के गर्दन पे होता है। तो हेकल को क्या करता है, राइज करना। तो हेकल राइज करने का क्या मतलब हो गया, टू मेक एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना, टू मेक एंग्री। तो जब मुर्गे को गुस्सा आता है या वो जोश में आता है तभी वो उसका हेकल राइज हो जाता है, उड़ जाता है। तो मेक एंग्री यानी गुस्सा दिलाना। ठीक है, या फिर डर की वजह से भी कुछ जानवरों के हेकल्स खड़े हो जाते हैं। तो आउट ऑफ अफ्रेड, आउट ऑफ फियर, अफ्रेड की वजह से भी, टू मेक एंग्री या अफ्रेड, डराना या गुस्सा दिलाने से क्या होता है, हेकल्स राइज हो जाता है। तो मेक समबडीज हेकल्स का मतलब हो गया, हेकल्स राइज का मतलब गुस्सा दिलाना या डर उत्पन्न करना। तो हेकल क्या आप समझ गए, और जानवरों की गर्दन पे ये पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है टू हिट द हिल्ट। अभी ये हिल्ट क्या होता है, तो इसका मीनिंग, पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। इसका मीनिंग गिव फुल सपोर्ट, टू गिव फुल सपोर्ट, सपोर्ट कहिए या फिर आप कंट्रोल भी कह सकते हैं। ओके ओके, टू शो फुल कंट्रोल। तो हिल्ट होता है तलवार जो होती है, तो तलवार का जो हैंडल होता है उसको हिल्ट कहते हैं। ठीक है, ये आपकी तलवार हुई, ये हैंडल है। तो अगर आपने हैंडल को पूरा अच्छे से पकड़ा हुआ है तो इसका मतलब कि आपने पूरा तलवार को अच्छे से सपोर्ट किया हुआ है। अगर आप सिर्फ एक कोना पकड़ते हो तो तलवार के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, या आपने तलवार को अच्छे से सपोर्ट नहीं किया है, वो गिर भी सकता है। तो जब भी आप युद्ध में जाते हैं तो आपको टू द हिल्ट यानी एकदम अप टू द हिल्ट भी इडियम में दे सकता है। अप टू द हिल्ट यानी कि पूरा सपोर्ट, कि आप उसको पूरा एंड तक पकड़ रहे हो, यानी पूरा उसका जो मुट्ठी है उसको आपने पूरा पकड़ा हुआ है। तो ये सपोर्ट के सेंस में आता है, टू द हिल्ट, अप टू द हिल्ट, यानी किसी ने आपकी मदद की, कितनी, टू द हिल्ट यानी फुल मदद की, फुल कंट्रोल, फुल सपोर्ट। ठीक है, टू द हिल्ट, पूरा हिल्ट तक। ओके, नेक्स्ट है आइसिंग ऑन द केक। कई लोग आइसिंग का मतलब आइस ले लेते हैं, जी नहीं, आइसिंग और आइस अलग चीज़ है। आइसिंग का मतलब होता है इट्स अ मिक्सचर, ये एक मिक्सचर होता है। आइसिंग मिक्सचर होता है जिसमें अंडे मिलाए जाते हैं और शुगर भी मिलता है, इसके अलावे कुछ विनेगर वगैरह भी मिलते हैं और कुछ और लिक्विड वगैरह का इस्तेमाल होता है। तो इससे मिला जुला के एक चीज़ बनता है, इसको आइसिंग कहते हैं। और ऑन द केक, तो आइसिंग ऑन द केक का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया टू मेक समथिंग अट्रैक्टिव। ओके, टू मेक समथिंग अट्रैक्टिव बाय एडिंग एडिशनल थिंग्स। यानी कि आप किसी चीज़ को अट्रैक्टिव बनाते हो एडिशनल चीज़ों को जोड़ के, जो कि उसकी ज़रूरत नहीं है।
कहने का मतलब ये कि केक अपने आप में टेस्टी स्वादिष्ट चीज़ होता है, खूबसूरत भी होता है, लेकिन आपने उसमें आइसिंग रख दिया तो ऑलरेडी ये कंप्लीट है, टेस्ट में, क्वालिटी में, सुंदरता में, दिखने में भी अच्छा लग रहा है, पर आपने आइसिंग अगर लगा दिया तो ये अननेसेसरी एडिंग है, ठीक है। अगर आपने नहीं भी लगाया होता तो भी ये अपने आप में संतुष्ट है, कंप्लीट है, पर आपने अगर लगा दिया तो ये हो गया आइसिंग ऑन द केक। यानी आप किसी चीज़ को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो ऑलरेडी अट्रैक्टिव है आप कुछ ऐड कर देते हो तो इसको कहते हैं आइसिंग ऑन द केक। फॉर एग्जांपल कि आपका कोई कमरा है, ऑलरेडी बहुत सारी लोकेशन उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई हैं, अब आप 2-4 पेंटिंग लगा के और उसमें ऐड कर देते हो तो कमरा बुरा तो नहीं लगेगा, लेकिन वो तो ऑलरेडी खूबसूरत था ही, आपने बस ऐड कर दिया तो ये हो गया आइसिंग ऑन द केक। हिंदी में इसको लोग सोने पे सुहागा कहते हैं, पर यहाँ पे ऐसा कोई मीनिंग आ नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि जहाँ नेसेसरी नहीं है वहाँ ये ऐड कर रहा है। तो चलो ठीक है, अगर नेसेसरी नहीं है और वो चीज़ मिल जा रहा है तो सोने पे सुहागा ही समझिए, ओके, तुम कह सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हैंडल विथ किड ग्लोव्स। तो इसका जो मीनिंग हो जाता है वो आप लिखेंगे टू ट्रीट लाइक अ चाइल्ड, लाइक अ चाइल्ड, तो बच्चे की तरह ट्रीट करना। किड ग्लोव्स, ग्लोव मतलब समझ गए, दस्ताने होते हैं, तो हैंडल विथ किड ग्लोव्स यानी कि बच्चे का ग्लोव्स पहन के आप काम कर रहे हो। इट मीन्स कि टू ट्रीट लाइक अ चाइल्ड या हम्बल या जेंटल, यानी किसी के साथ बड़ी ही विनम्रता से पेश आना, ठीक है, जेंटली। और आप कोशिश करते हो कि वो सामने वाला जो है अपसेट ना हो किसी वजह से, डिफेंड ना हो, वो घबराए नहीं। तो हैंडल विथ किड ग्लोव्स का मतलब हो गया टू ट्रीट लाइक अ चाइल्ड, हम्बली और जेंटली, बच्चे की तरह किसी को डील करना। जैसे अक्सर होता है कोई पुलिस वाला मुजरिम को गिरफ्तार करता है और उसको बड़ी प्यार से रखता है, तो जो मीडिया होती है वो कहती है कि पुलिस इज़ हैंडलिंग द कल्प्रिट विद किड ग्लोव्स, यानी कि पुलिस जो है बच्चे की तरह ट्रीट कर रही है, पूरा ख्याल रख रही है। क्यों भाई, वो तो कल्प्रिट है, वो टेररिस्ट है, उसको तो फांसी देना चाहिए एंड ऑल, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे हैंडल विद किड ग्लोव्स का क्या मीनिंग है। नेक्स्ट आ जाते हैं लुक शार्प। लुक शार्प का मतलब ये होता है कि आप बहुत ही फास्ट हो, यू आर वेरी फास्ट, यू आर रैपिड, ठीक है, तेज़ दिखना, क्विक, यू आर क्विक। तो लुक शार्प, शार्प का मतलब यहाँ पे माइंड से तेज़ दिखना नहीं, एक्टिविटी से। तो अक्सर होता है ना कि आप कोई काम करते हो तो आपका बॉस आपको कहता है लुक शार्प, मतलब कि तेज़ रहो, यानी आप जो काम कर रहे हो उसको अच्छे से जल्दी से करो, मीन्स हरी अप। तो लुक शार्प का सिनोनिम हरी अप हो जाता है। तो शार्प दिखना यानी तेज़ दिखना, मतलब काम में तेज़ी दिखाना, आपको तेज़ नहीं दिखना है, काम में तेज़ी दिखाना है। तो लुक शार्प हो गया तेज़ी दिखाना, बी क्विक। अ मूट पॉइंट, मूट का हिंदी में जो मीनिंग होता है वो इंग्लिश में होता है प्रपोज्ड, यानी किसी चीज़ का प्रस्ताव रखना, ओके, मूट पॉइंट। तो मूट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसे मैटर को कहते हैं जो कि अनसर्टेन होता है, मतलब उसके बारे में आपको पता है कि ये इसका कोई जवाब नहीं होगा, ठीक है, इसको मूट पॉइंट कहते हैं। जिस पर डिस्कस तो होता है पर उसका कोई निष्कर्ष नहीं आता। तो इसको हम लिखेंगे अ पॉइंट ऑफ, इसका अगर हम एक्सप्लेशन लिखें, अ पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन, अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन विच इज़ अनसर्टेन, ठीक है, विच इज़ अनसर्टेन, जो मैंने ऊपर भी लिखा था, अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन विच इज़ अनसर्टेन, यानी कि ऐसा डिस्कशन का मैटर, पॉइंट, बात जो अनसर्टेन हो, यानी वो सच भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी ट्रू, और झूठ भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश जानना, अब अगर हम इस पर डिस्कस करें कि क्या इंग्लिश आपके अच्छे नॉलेज का प्रचायक है या प्रतीक है, तो इस पर अगर हम बहस करेंगे तो कुछ लोग कहेंगे हाँ है, कुछ कहेंगे नहीं है, ठीक है। तो ये एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर आप डिस्कस करोगे तो इसका पॉइंट एग्जैक्ट नहीं आएगा, निष्कर्ष नहीं आएगा, तो ये मूड पॉइंट हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट है गो अबव बोर्ड। अबव बोर्ड, तो यहाँ पे पहले इसका मीनिंग मैं लिख लेता हूँ, टू डू समथिंग टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, टू डू समथिंग टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, ओके। तो इसका मीनिंग क्या है कि किसी चीज़ को बहुत हद तक करना, ठीक है,
दैट इज़ नेसेसरी, जो कि ज़रूरी भी है, दैट इज़ नेसेसरी। अभी अब बोर्ड, बोर्ड मतलब वो शिप होता है, तो शिप के ऊपर जाते हैं, तो शिप के ऊपर क्या होता है, नो लिमिट। आप देखें कि आसमान ही आसमान दिखाई देता है, कोई लिमिट नहीं है, उसका कोई हद नहीं है, नो एक्सटेंट। तो किसी चीज़ को नो एक्सटेंट तक काम करना जो ज़रूरी हो उसके हिसाब से। तो गो अबव बोर्ड मतलब कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके लिए आप हर हद पार कर रहे हो, ठीक है, और वो ज़रूरी चीज़ के लिए, गैर ज़रूरी चीज़ के लिए नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट है पेपर ओवर द क्रैक। पेपर जानते हैं, कागज़ का, ओवर का मीनिंग आप जान रहे हो, और क्रैक का मतलब भी आप जान रहे हो। तो अगर कहीं कोई दीवार है और दीवार में क्रैक पड़ गया तो आप क्या करते हो, उसमें कागज़ चिपका देते हो ताकि उसको हाइड कर सको। तो यही हो गया पेपर ओवर द क्रैक्स। तो इसका मीनिंग क्या लिखेंगे, टू हाइड अ प्रॉब्लम, टू हाइड अ प्रॉब्लम। तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि दीवार में दरारें पड़ गई, अब आप उसको छिपा रहे हो क्या करके, पेपर लगा के। तो हो गया पेपर हाइड। अभी बाद में आपने पेपर के ऊपर पेंट मार दिया ताकि मिक्स हो जाए, पता ना चले। तो टू हाइड अ प्रॉब्लम, टू पेपर ओवर द क्रैक। तो क्रैक के ऊपर पेपर डालना मतलब प्रॉब्लम को छिपा देना। ओके, चले आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज पुल टू पीसेस। तो पहले इसका मीनिंग लिख लेते हैं। इसका मीनिंग हो गया टू क्रिटिसाइज, टू क्रिटिसाइज यानी आलोचना करना। क्रिटिसाइज के लिए बहुत सारे इडियम होते हैं, जैसे टू पुल अप, पुल अप का मतलब भी क्रिटिसाइज होता है। बैंग ऑन, बैंग अप, बैंग अप मतलब भी क्रिटिसाइज होता है। तो बहुत सारे इडियम आते हैं इसके। पुल टू पीसेस, पुल मतलब खींचना, पीसेस मतलब टुकड़ा, यानी कि आपने किसी चीज़ को ऐसा खींचा कि वो टुकड़े टुकड़े हो गया। तो आपने किसी व्यक्ति के कैरेक्टर को तार तार कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, इस तरह से उसकी खिंचाई की, ठीक है। तो पुल मतलब खींचना होता है, तो आपने ऐसा खींचा कि वो टुकड़े टुकड़े हो गया, मतलब कि उसकी पूरी कड़ी निंदा हो गई। तो पुल पीसेस, टू पीसेस मतलब उसकी निंदा करना। और खासकर कब, जब वो सामने ना हो तब, यानी कि वो सामने खड़ा हो और आप उसकी निंदा करो, नहीं, प्रेजेंट ना हो, नॉट प्रेजेंट, वो उस समय उपस्थित ना हो और आप उसको सीवियरली यानी बुरे तरीके से पनिश, ये क्रिटिसाइज करो, निंदा करो। तो ये हो गया पुल टू पीसेस। ओके, चलिए चलिए 10 और रह गए, उसको भी देख लेते हैं। अ पॉइजेंट चैलिस। चैलिस क्या होता है, चैलिस एक तरह का सुराही समझ लीजिए, ठीक है, जिससे वो पहले लोग यूज़ करते थे शराब वगैरह पीने के लिए। तो मान लीजिए कि ऐसा सुराही हो, और ये बड़ा ही अट्रैक्टिव होता था क्योंकि ये या तो गोल्ड का होता था या फिर सिल्वर का होता था, राजा महाराजा के दरबार में मिलता था। तो ये बड़ा ही अट्रैक्टिव होता था। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा चीज़ हो जो बहुत ही अट्रैक्टिव हो पर उसमें जहर हो, मान लीजिए इसमें जहर, इसके अंदर जहर मिला दिया गया हो, तो ये कैसा चीज़ होगा, अट्रैक्टिव बट डेंजरस। तो ऐसी कोई चीज़ जो दिखने में सुंदर हो लेकिन ख़तरनाक हो, तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव बट हार्मफुल। इसका मीनिंग हो जाएगा अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव बट हार्मफुल, ठीक है। तो आजकल ऐसी कई चीज़ें, ऐसे कई प्रोडक्ट हैं मार्केट में जो दिखने में तो बहुत सुंदर है लेकिन यूज़ करने में, सेवन करने में उसका खतरनाक होता है। तो अ पॉइजन चैलिस मतलब एक ऐसा सुराही जो जहरीला है। तो सुराही तो खूबसूरत है, लोग शौक से सुराही घर में रखते हैं, लेकिन पता चले कि उसमें जहर लगा हुआ है और उसे किसी ने पानी पी लिया, तब क्या होगा, ठीक है। तो ये हो गया पॉइजन चैलिस। नेक्स्ट है गो टू सीड। गो टू सीड का मतलब होता है टू बिकम ओल्ड, टू बिकम ओल्ड यानी बहुत ही पुराना हो जाना, इतना पुराना हो जाना कि आपका एवरेज सेंसेस जो है ख़त्म हो रहे हो, यू आर बिकमिंग लेस एफिशिएंट। इसके जितने भी नेगेटिव सेंस लेना चाहो आप ले सकते हो। आप कम उपयोगी या प्रभावकारी हो गए हो, या यू आर लेस फिट, आप ज़्यादा फिट नहीं हो, या यू आर अनफिट, यू कैन से मेंटली नॉट फिट। तो गो टू सीट के ये सारे मीनिंग होते हैं, सभी एक ही मीनिंग है। ओल्ड हो गए हो, इफिशियंसी घट गई है, अनफिट हो, मेंटली अनफिट हो, ठीक है। अब समझते हैं इसको। मैंने एक बार अपने फैमिली में पूछा कि ये जो मूली होता है, तो मूली का बीज तो मैंने कभी देखा नहीं है ना, तो ये फिर मूली होता कैसे है। तो मेरे मदर ने मुझे समझाया कि अगर आप मूली का जो पौधा है, जब आप उसको बीज डालते हो और उसको फिर काटते नहीं हो, उखाड़ते नहीं हो और उसको छोड़ देते हो, तो उसके ऊपर जो है बड़ा सा झाड़ आ जाता है और उसी झाड़ में उसका बीज तैयार होता है। यानी ये जब बहुत दिनों तक छोड़ दिया जाता है, खेतों में ऐसे ही पड़े रहता है, फिर उसमें बीज आ जाते हैं। तो जब बीज आ जाते हैं
तो फिर वही बीज आप उसको यूज़ करते हो अगर अगेन उसको रोपने में, लगाने में। तो जब कोई चीज़ सीड तक पहुंच जाता है, यानी अपने एंड तक, अगर आपने उसको बीज तक आने नहीं दिया, इसी में उखाड़ के खा लिया, तब तो बीज आपको मिला ही नहीं। लेकिन अगर आपने उसको एंड तक जाने दिया, उसको सीड बनने दिया, तो क्या होता है कि वो ओल्ड हो जाता है। तो गो टू द सीड, इसका इडियोमेटिक सेंस क्या है कि वो चीज़ इतना ओल्ड हो गया है कि अब उसका यूज़ नहीं है। हालांकि सीड का तो अब यूज़ है कि अब उसको दोबारा लगाएंगे तो उसमें फूल आएंगे, पत्ते आएंगे, फल आएगा। लेकिन गो टू सीड होने का मतलब क्या हो रहा है कि एकदम ओल्ड हो जाना, और ओल्ड हो जाने से वो इफ़ेक्टिव नहीं रहता। क्योंकि सीड को तो हम मूली की तरह खाएंगे नहीं ना, मूली को तब खाएंगे जब उसमें मूली होगा, सीड तो नहीं खाते हम। तो सीड वहाँ पे इनइफेक्टिव हो गया हमारे लिए, लेकिन जब वो ज़मीन में जाता है तो इफेक्टिव हो जाता है। तो गो टू द सीड का मतलब आप समझ गए। नेक्स्ट है श्रिंकिंग वायलेट। वायलेट फ्लावर है जो थोड़ा साई और टिमिड होता है, या वो साय और टिमिड का प्रतीक होता है, सर महिला डरपोक का। और श्रिंक, अगर ये और श्रिंक हो जाए तो क्या मतलब हो गया? तो समझिए, एक तो ऑलरेडी ये साई और टिमिड का प्रतीक है, ऊपर से श्रिंक यानी सिकुड़ गया, तो क्या सेंस देगा? तो बिल्कुल वही सेंस देगा, असाय पर्सन और टिमिड पर्सन होना। ठीक है, तो श्रिंकिंग वायलेट का मतलब होता है साय होना या टिमिड होना, किसी व्यक्ति के लिए हम यूज़ करते हैं। क्लियर है, इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है सेव फॉर अ रेनी डे। इसका मतलब होता है सेव फॉर फ्यूचर। सेव फॉर फ्यूचर, आप फ्यूचर के लिए बचाते हो। फ्यूचर और अनसर्टेनिटीज आप कह सकते हो, यानी अनिश्चितताओं के लिए बचाना। मतलब आप जो भी कमाते हो उसका एक एक रुपया अगर आपने खर्च कर दिया, एक एक कॉइन, एक एक रुपया, तो फिर जब आपके सामने विषम परिस्थितियाँ होंगी, अनसर्टेनिटीज़ होंगी, तब आप क्या खाएंगे? अभी जैसे कोरोना का माहौल है, लोग बेरोज़गार हो गए, काम नहीं मिल रहा या काम नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में जिनके पास जमा पैसा होगा वही खा रहे होंगे, लेकिन अगर किसी ने कमाया खूब लेकिन बचाया कुछ नहीं, तो उसका क्या हाल होगा? तो इसी को कहते हैं सेव फॉर अ रेनी डे। होता क्या था, पहले लोग 8 महीना काम करते थे, गर्मी में, ठंड में, और बरसात में 4 महीना काम नहीं कर पाते थे। तो वो जो 8 महीना कमाते हैं वही 4 महीना बैठ के खाते हैं। और जो ये 8 महीना कमाया और वो फिर बचाया नहीं, सिर्फ खाया, तो फिर ये 4 महीना वो कैसे बिताएगा, अब ये वही जाने। तो सेव फॉर रेनी डे का मतलब हो गया बुरे वक्त के लिए बचाना। पिक होल्स। पिक होल्स मतलब क्या होता है? गलती ढूंढना, फाइंडिंग फॉल्ट्स। फाइंडिंग फॉल्ट्स, गलती ढूंढना। केविल भी बोलते हैं ना, केविल, केविल बोलते हैं, कार्पिंग बोलते हैं। तो ये सब का मतलब होता है गलतियाँ ढूंढना। तो पिक होल मतलब कोई दीवार है और उसमें आप क्या करते हो, होल ढूंढ लेते हो, यानी कि किसी चीज़ में नुक्स निकालना। मान लो कि कोई संविधान का एक कानून आया, तो आपने क्या किया, उसमें कोई नुक्स निकाल दिया कि उसमें कोई कमी रह गई, वीक पॉइंट जिसको हम कह सकते हैं। वीक पॉइंट, किसी चीज़ में वीक पॉइंट होता है ना, और वो किसी न किसी को दिख जाता है, तो ये होता है पिक होल्स, यानी कमजोरी ढूंढना, गलती निकालना, पिक होल्स। तो दीवार में होल निकल गया, अरे यार ये तो दीवार टूटा पड़ा है, चलो हम इसको नहीं लेंगे, तो हमने क्या किया, एक फॉल्ट निकाल दिया, और वो दीवार में होल की वजह से पूरा घर खरीदने से हमने इनकार कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब 5 और हैं, क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद ख़त्म। अ नेल इन समवन्स कॉफिन। कॉफिन क्या होता है? कॉफिन जब ईसाई लोग मरते हैं, क्रिश्चियन पीपल मरते हैं, तो उनको कॉफिन में दफनाया जाता है। एक बॉक्स होता है जिसको हम ताबूत भी कहते हैं हिंदी में। तो ये जो ताबूत होता है, तो ये ऑलरेडी ताबूत क्या होता है, डिस्ट्रक्शन का प्रतीक होता है। अगर आप ताबूत में हो मतलब आपकी तबाही हो गई, आप ख़त्म हो गए हो, आप डूम की तरफ जा रहे हो, है ना। अब मान लीजिए कि नेल, नेल मतलब क्या होता है, कील। तो कील का मतलब होता है, कील का यूज़ किया कब हमने, जब मान लीजिए कि इस ताबूत में हमने यहाँ पे छेद कर दिया। तो ताबूत में छेद करना, इसका मतलब होता है कि हमारे लिए कोई कब्र खोद रहा, एक ऐसा भी सेंस ले सकते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं जैसे मुग़ल एम्पायर 150 साल तक राज किया और धीरे धीरे कमज़ोर होता गया, और लास्ट में जो 1857 की जो क्रांति हुई, वो एक क्या थी, आखिरी कील थी जो इस एम्पायर को, मुग़ल एम्पायर को नष्ट करने में काम आया। ठीक है, तो ये हो गया नेल इन समवन्स कॉफ़ी। तो कॉफ़िन में नेल होना मतलब कि उसके लिए कील की, ताबूत की आखिरी कील, मतलब कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब ताबूत में आदमी को डाला जाता है तो उसके ऊपर कील ठोका जाता है। ठीक है, कील, किनारे किनारे पे कील ठोका जाता है, ऐसा नहीं हो कि वो उठ के भाग जाए, तो उसके लिए उसको कील ठोक दिया जाता है। तो सारे कील ठोक दिए,
एक आखिरी कील भी उसको ठोकना है। तो वो जब आखिरी कील उसमें ठोक दिया जाएगा यानी लगा दिया जाएगा, तब क्या होगा कि वो कभी भी वहाँ से बाहर नहीं आ सकेगा। ठीक है, यानी अब उसकी तबाही शुरू हो गई है, अब वो कुछ भी उसके साथ हो वो वहाँ से नहीं निकल सकता। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, यही होता है अ नेल्स इन समवन्स कॉफिन। चलिए ठीक है, अब समझ लेते हैं नेक्स्ट। ग्रिस्ट टू द मिल मतलब कोई चीज़ जो यूज़फुल हो। ग्रिस्ट टू द मिल मतलब यूज़फुल। ग्रिस्ट होता है जैसे कि आपने धान वान देखा होगा, तो वो जो धान होता है उसका जो गट्ठर होता है उसको ग्रिस्ट कहते हैं। बोझा जिसको हम लोग कहते हैं गांव देहात में, बोझा या बोझ। तो ये जो बोझा होता है धान का, तो ये कहीं रखा होता है और ये यूज़फुल होता है ना। ग्रिस्ट टू द मिल, इसको मिल यानी जो कारखाना होता है जहाँ पे धान की कुटाई होती है वहाँ ले जाते हैं, तो वो क्या होता है वहाँ पे उसको कूट के उसमें से धान निकालते हैं। तो ग्रिस्ट टू द मिल यानी वो मिल के लिए क्या होता है, यूज़फुल होता है। ठीक है, टू लीड टू फेल्यूर जिसको आप यूज़ करते हो, ओके, यूज़फुल। या फिर आप इसको लिख सकते हो यूज्ड फॉर और यूज फॉर प्रॉफिट, यानी आप जिसको प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो ठीक है, वो तो ग्रिस्ट जो होता है वो प्रॉफिट के लिए ही तो इस्तेमाल होता है, उसको फेंकते थोड़ी है, आप उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करते हो, ये तो होता ही है। क्लियर है। तो ग्रिस्ट टू द मिल मतलब ऐसी चीज़ जिसको आप अपने प्रॉफिट के लिए या एडवांटेज के लिए यूज़ करते हो। तो ग्रिस्ट का यूज़ तो करते हैं किसान, नहीं तो फिर धान कैसे निकलेगा। नेक्स्ट है जंप द गन। तो जंप द गन का मतलब होता है टू डू समथिंग बिफोर द प्रॉपर टाइम। टू डू समथिंग बिफोर द प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम भी कह सकते हो या एवरीवन एल्स भी कह सकते हो। जी हाँ, एवरीवन एल्स। चलिए, अक्सर क्या होता है फाइट में आपने देखा होगा फिल्मों में, जब भी लोग दो हीरो और विलन लड़ रहा होता है और बंदूक बीच में कहीं गिर जाती है, इधर विलन है इधर हीरो है, तो दोनों जंप करते हैं गन की तरफ। ठीक है, ऐसे क्या होता है कि जो पहले जाएगा उसको गन मिल जाएगी और वो उससे प्रॉफिट कर लेगा, यानी उसको फ़ायदा हो जाएगा, सामने वाले को मार सकता है। तो जंप द गन का यही मतलब होता है। तो क्या किया उसने, बिफोर प्रॉपर टाइम, यानी टाइम का इंतजार नहीं करना है, बस जल्दी से लपक लो और एवरीवन एल्स कोई और ले उससे पहले। तो इससे क्या होता है कि आपको उसका फ़ायदा हो जाता है। तो टू बिफोर डू समथिंग बिफोर प्रॉपर टाइम, यानी आप किसी के करने से पहले आपने वो काम कर दिया, ये हो गया जंप द गन। ठीक है, तो अक्सर कई काम होते हैं जिसको लोग अभी सोच रहे हैं कि करें कि ना करें और आपने वो काम कर दिया। ओके, तो ये हो गया जंप द गन। क्लियर है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लीजिए कि शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट में कभी किसी का कोई कंपनी का लॉस चल रहा है, तो कई लोग क्या करते हैं उसको बेच देते हैं, है ना। बात के लोग उसको रख लेते हैं, थोड़ा पेशेंस करते हैं क्योंकि वो उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। बाद में वो कीमतें बढ़ती हैं तो फिर उसको बेच देते हैं। तो ये जंप द गन हो गया कि उसने पहले ही वो काम कर लिया था। ठीक है, प्रॉपर टाइम आने से पहले उसने उसको सेव कर लिया था ताकि आगे बेचना है। क्लियर है। नेक्स्ट बी हार्ड अप। बी हार्ड अप का मतलब होता है आप किसी चीज़ को आसानी से नहीं कर पाते हो, ये कोई चीज़ आपके पास कम है। टू हैव टू फ्यू ऑफ समथिंग, टू फ्यू और लिटिल ऑफ समथिंग, यानी कोई चीज़ आपके पास बहुत कम मात्रा में है। हार्ड अप, जैसे इफ़ यू आर हार्ड अप विद इंग्लिश, मतलब आपकी इंग्लिश की नॉलेज कम है, तो हार्ड अप का मतलब आपके पास वो चीज़ कठिन से है। ठीक है, बहुत मुश्किल से आपके पास वैसी चीज़ है, चाहे कोई वस्तु हो चाहे कोई ज्ञान हो। तो बी हार्ड अप, यू आर हार्ड अप इन इंग्लिश, इन वोकैब, मतलब आपके पास वो मुश्किल से है या नहीं है। तो बी हार्ड अप मतलब कोई चीज़ आपके पास बहुत मुश्किल से होना। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, फ्लाई का मतलब क्या होता है, मक्खी। ऑइंटमेंट कहते हैं मलहम को, मलहम चिपचिपा तरल पदार्थ होता है। तो इसका मतलब होता है टू बिकम लेस इफ़ेक्टिव, लेस इफ़ेक्टिव। अब मान लीजिए किसी मलहम में मक्खी गिर जाए तो उसकी जो इफ़िशियंसी है, उसका जो असर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बात समझ रहे हो। तो वो क्या करता है, किसी सिचुएशन या एक्टिविटी को लेस इफ़ेक्टिव बना देता है, टू बिकम लेस इफ़ेक्टिव। अ सिचुएशन, कोई स्थिति है या कोई एक्टिविटी है, उसको वो कम प्रभावकारी बना देता है। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो फ्लाई इन द ऑइंटमेंट का काम करती है, या कई ऐसी बातें होती है जो फ्लाई इन द ऑइंटमेंट का काम करती है, जिसके होने से वो चीज़ बेकार हो जाती है या उसका असर कम हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑइंटमेंट को ढक के रखते हैं। या मान लीजिए कि दूध है, दूध में मक्खी गिर गया तो हम मानते हैं कि भाई दूध का पावर कम हो गया,
या फिर उसमें केमिकल मिल गया होगा मक्खी का, कुछ भी एक्सक्रेशन वगैरह, इस वजह से हम दूध नहीं पीते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ जिसमें कमी हो जाए, तो फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, यानी एक तरह का ये क्या होता है, ये बेकार चीज़ होता है, वो चीज़ क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है, यूज़लेस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं डाउट है तो कमेंट में बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर और ईडीएम चाहिए तो कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।